Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की जो NCERT फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, कि किस चीज से डिस्क्राइब हो रहा है, पता चल रहा है इंडिया के बारे में। तो ये जो 7th चैप्टर है वो हमें बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लूसियो रॉड्रिग्यूज ने लिखा है। देन सेकंड है कूर्ग, जिसे लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है। और थर्ड वन है टी फ्रॉम असम, जिसे अरूप कुमार दत्ता ने दिया है। तो हम आज फर्स्ट ये पार्ट डिस्कस करेंगे। इस 7th चैप्टर का हमें एक फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करना है और देखते हैं कि ये अ बेकर फ्रॉम गोवा में हमें क्या बता रखा है। देखिए, बिफोर मूविंग ऑन टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के तीनों पार्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम दी फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हैं भी बहुत आसान अगर हमें इन्हें ध्यान से समझेंगे तो। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास अ बेकर फ्रॉम गोवा बता रखा है, ये हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ये गोवा के किसी बेकर बेकरी शॉप के बारे में आपने शायद सुना होगा ना, जहाँ पे ब्रेड्स, बिस्किट्स एंड ऑल दैट मिलता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में या चैप्टर के इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें गोवा के बेकर की झलक देखने को मिलेगी कि किस तरह से बेकर्स एग्जिस्टेंस में आए थे, या किस तरह से बेकर्स जो है वो एग्जिस्टेंस होती थी उनकी, किस तरह से वो विलेजेस में आते थे और अपनी जो बेकरी का स्टफ होता था उसे सेल किया करते थे। कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करती थी अर्लियर गोवा के विलेजेस में बेकर्स की। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि हमें क्या बता रखा है। देखिए, यहाँ पर आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का बेसिकली यहाँ मतलब है डिस्क्रिप्शन, कि ये आपको किस बात की जानकारी दे रहा है। ये पर्टिकुलर पार्ट आपको ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर, मतलब पहले के जमाने में जो गोवा के विलेज हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, और गांव में बेकर की क्या मौजूदगी होती थी उसके बारे में जिक्र है इस चैप्टर के, मतलब 7th चैप्टर के इस फर्स्ट वेरी पार्ट में। Who still has an important place in his society। और ऐसे बेकर के बारे में हमें जानकारी बता रहे हैं कि जिनकी आज भी सोसाइटी में, समाज में उतनी ही इम्पोर्टेंट प्लेस बनी हुई है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। तो देखते हैं कि हमें आगे फर्दर अब क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। देखो, यहाँ पर आपको जो ऑथर हैं वो आपको ये जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, उन्हें कभी कभार या कई बार हमने सुना है। ऑफन का मतलब होता है कई बार, तो कई बार हमने सुना है उन्हें। रेमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर आपको साइड में दिया भी हुआ है, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। देखो, जैसे आप अगर अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड की या सेकंड स्टैंडर्ड की, या सिंपल सी बात, अगर छोटे थे जब, तब आपको अपनी अगर कोई बात याद आए तो आप उसके याद कर कर काफी खुश सा होते हो ना, या आप अपने पास्ट की किसी बात को जब बहुत ही दिलचस्पी से याद करते हो कि जब मैं छोटा होता था या छोटी होती थी तो इस तरह का ऐसा कुछ हुआ करता था। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि ऑथर ये कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो अपने पुराने दिन, वो दिन जब पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। अब देखो, गोवान विलेज है, अगर आपको ध्यान हो तो गोवा में पहले पुर्तगाल राज हुआ करता था। तो इसलिए यहाँ पर ये बात का जिक्र है कि उस वक्त जो एल्डर्स थे वो उस वक्त की बातों को बड़ी ही दिलचस्पी से और बड़े ही शौक से याद करते हुए कई बार सुने गए हैं।
द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। ये लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है? अगर आपने कभी देखा हो तो हमें बेकर की शॉप से ना एक ब्रेड का बड़ा सा पीस जो होता है, जिसे हम बेसिकली ना डबल रोटी कह देते होते हैं, तो उस तरह का कंसेप्ट काफी फेमस हुआ करता था उस वक्त जब पुर्तगाल राज यहाँ पर हुआ करता था। कहाँ? गोवा में। Those eaters of loaves might have vanished। वैनिश का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि उन लोव्स ऑफ ब्रेड्स को खाने वाले, मतलब उन डबल रोटियों को खाने वाले आज वैनिश हो गए हों, डिसअपियर हो गए हों, बट दी मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव, आज भी हमारे पास है, अमंगेस्ट अस, हमारे बीच हैं, दी मिक्सर्स, दी माउल्डर्स एंड दोज हु बेक दी लोव्स। ये मिक्सर्स एंड माउल्डर्स का बेसिकली मतलब क्या है? यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जिन इंग्रेडिएंट्स से ये ब्रेड्स बनकर तैयार होती थी, या जिन मशीन्स का यूज कर या अर्लियर पुराने जमाने में जिस तरह के भी मशीन्स या टूल्स यूज किए जाते थे, मतलब वो माउल्डर्स, मिक्सचर्स जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। और वो भी मौजूद हैं जो कि इन ब्रेड्स को बेक किया करते थे। बेकरी का काम करता है जो बेकर होता है, वो बेसिकली बेकिंग कर सामान तैयार करता होता है ना। तो यहाँ पर आपको यही कंसेप्ट बता रखे हैं कि वो आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब फर्नेंसेस का मतलब क्या होता है? फर्नेंसेस का मतलब बेसिकली होता है भट्टियां। तो यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि वो पुराने जमाने की भट्टियां आज भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेंसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। कि वो जो आग है जो भट्टियों को तपाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब वो आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। दी थर्ड एंड जिंगल। अब थर्ड एंड जिंगल का मतलब क्या होता है? थर्ड एंड जिंगल का मतलब होता है हैवी या हैवी डल साउंड। जिस तरह से अगर कोई बेसिकली इस तरह से आवाज की जाए किसी लठ से या किसी हैवी चीज को जब नीचे जमीन पर इस तरह से पटका जाए तो वो हैवी सी साउंड जो आती है उसे थर्ड एंड जिंगल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस चीज की थर्ड एंड जिंगल की आवाज कह रहे हैं। दी ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब देखो बैम्बू क्या होता है? बैम्बू स्टिक सुना है ना, बांस की लकड़ी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि पुराने जमाने में जो बेकर्स आया करते थे अपनी बेकरी का सामान लेकर, वो बैम्बू स्टिक अपने साथ लाया करते थे और बैम्बू स्टिक को जमीन पर जोर से पटक कर मारकर साउंड सी जो क्रिएट करते थे उसे यहाँ पर थर्ड एंड जिंगल बताया गया है। और क्यों करते थे देखो आगे बता भी रखा है। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन दी मॉर्निंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाउंसिंग, मतलब अनाउंस कर देते थे, एक तरीके से घोषणा कर देते थे वो बैम्बू स्टिक को जमीन पर पटक कर कि हम आ गए हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। मतलब वो आवाज इस तरह से बेकर्स का आना आज भी कई जगह पर महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। मे बी दी फादर इज नॉट अलाइव बट दी सन स्टिल कैरीज ऑन दी फैमिली प्रोफेशन। यहाँ पर बेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि हो सकता है कि उस जमाने में ये जो फैमिली प्रोफेशन बेकर्स का स्टार्ट हुआ था, हो सकता है कि शुरुआत करने वाले फादर्स अब एग्जिस्ट ना करते हों, वो अलाइव ना हों, जिंदा ना हों, लेकिन उनके पुत्र, होता है ना कि पिता ने जो काम शुरू किया है बेटा उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनके बेटे जो हैं वो अभी भी उसी काम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हों, उसी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हों, बेकिंग के काम को आगे चला रहे हों। तो दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर्स इन गोवा। तो गोवा में आज भी इन बेकर्स को पेडर्स के नाम से जाना जाता है।
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। अब यहाँ पर जो ऑथर हैं वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर वो अपने बचपन के दौरान बेकर्स से रिलेटेड उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि जब गोवा में उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था, मतलब उनके बचपन के दौरान दी बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। मतलब एक तरीके से बेकर्स जो हुआ करते थे वो उनके दोस्त, उनके साथी, उनके मित्र हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। अब यहाँ पर देखो उन्होंने दोस्त या साथी क्यों कहा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हमारे गली मोहल्ले में भी एक ही सेलर या पेडलर जो है बार बार अगर आता है तो हमारी उसके साथ एक तरीके से जान पहचान सी हो जाती होती है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कंसेप्ट आपको बता रखा है कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो बेकर जो है वो एक दिन में 2 बार विजिट किया करता था। 2 बार कैसे किया करता था? वंस व्हेन ही सेट आउट इन दी मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, मतलब जब पहली बार जब वो कुछ बेचने के लिए निकलता होता था तब राउंड लगाता होता था, एंड देन अगेन, और फिर दोबारा कब आता था? When he returned after emptying his huge basket, और जब वो वापस आ रहा होता था अपनी पूरी की पूरी बड़ी टोकरी खाली कर कर, मतलब अपना सेलिंग राउंड कंप्लीट कर कर जो सामान उसने लिया था उसे बेचकर जब वो वापस आता था तो वापस होते हुए भी उनके रास्ते से होकर गुजरता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep। अब यहाँ पर फिर से उसी हैवी साउंड का जिक्र है कि वो जो अपनी बैम्बू स्टिक से हैवी सी साउंड प्रोड्यूस किया करता था, उसकी उस साउंड की वजह से हम जो कि सो रहे हुआ करते थे मॉर्निंग में जब वो आता था, तो उस वक्त हम नींद से जाग जाया करते थे, उठ जाया करते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भागते थे उसे मिलने के लिए और उसे ग्रीट करने के लिए, मतलब उसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए या नमस्कार करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों हुआ करता था? वॉज इट फॉर दी लव ऑफ दी लोफ, मतलब क्या ये उस ब्रेड के लिए जो हमारा प्यार था, जो हम उस वो खाने वाली चीजों के प्रति आकर्षित होकर अट्रैक्ट होकर जाया करते थे? नॉट एट ऑल, नहीं। दी लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बैस्टीन दी मेड सर्वेंट ऑफ दी हाउस। देखो अब यहाँ पर आपको क्या जिक्र किया जा रहा है कि नहीं, ये लोव्स के लिए नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमें तो लोव्स के नजदीक भी नहीं जाने दिया जाता था। लोव्स जो हैं वो कौन लेकर आया करता था? वो घर के जो मेड सर्वेंट, मतलब जो नौकर थे, वो लेकर आया करते थे, जिन्हें उस वक्त पैस्किन या बेस्टीन नाम से जाना जाता था। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, जिस चीज का हम इंतजार करते थे, लॉन्ग फॉर करना मतलब इंतजार करना, मतलब हम जिस चीज की वेट करते थे वो क्या होता था? वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, मतलब वो गोल गोल सी ब्रेड्स हुआ करती थी जिन्हें हम केयरफुली सिलेक्ट किया करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार वो बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार की हुई मीठी सी ब्रेड हुआ करती थी, जैसे हम आजकल कहते हैं ना फ्रूट केक जिसे कह देते हैं, तो उस तरह का कंसेप्ट आपको यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है दी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन दी सीन विद दी झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो मतलब यहाँ पर आपको फिर से वही जिक्र किया जा रहा है कि बेकर जो है वो किस तरह से आया करता था, वो अपनी बैम्बू स्टिक से किस तरह से झंग झंग सी साउंड जब प्रोड्यूस करता था तो ऐसा लगता था कि म्यूजिक बज रहा हो, उसकी म्यूजिकल एंट्री हो रही हो। वन हैंड सपोर्टेड दी बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से उसने अपने सिर पर जो टोकरी उठाई होती थी उसे सपोर्ट दिया हुआ होता था, और जो दूसरा हाथ होता था वो कहाँ होता था? बैंग्ड दी बैम्बू ऑन दी ग्राउंड, मतलब दूसरे हाथ से वो उस बैम्बू स्टिक को नीचे जमीन पर पटक रहा होता था, जिसकी वजह से वो झंग झंग की साउंड प्रोड्यूस होती थी। देन आगे आपको क्या बता रखा है? ही वुड ग्रीट दी लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। अब वो आकर सबसे पहले लेडी ऑफ द हाउस मतलब घर की मालकिन को क्या कहता था? गुड मॉर्निंग कहता था। उसके बाद प्लेस हिज बास्केट ऑन दी वर्टिकल बैम्बू, और वो बैम्बू स्टिक पर
एक तरीके से बैम्बू स्टिक को खड़ा कर कर उस पर अपनी टोकरी रख लिया करता था। वी किड्स, अब यहाँ पर आपको आ गया ना ऑथर का जिक्र कि हम बच्चे क्या किया करते थे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमें साइड में धकेल दिया जाया करता था, विद ए माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा, और रिब्यूक का मतलब क्या होता है, देखो रिब्यूक का मतलब आपको यहाँ पर साइड पर भी बता रखा है कि रिब्यूक का मतलब क्या होता है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, डांट फटकार होता है ना कि घर पे मम्मा डांट लगा देती होती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम साइड पे रहो, तुम अपना काम करो, तुम क्या करने आए हो। तो कुछ इस तरह से डांट फटकार लगाकर हम बच्चों को, यानी कि ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें साइड पे कर दिया जाता था। एंड दी लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू दी सर्वेंट्स, और जो लोव्स थी वो किसको थमाई जाती थी, अभी अभी हमने ऊपर सुना है ना कि वो मेड सर्वेंट्स को पकड़ा दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे तो जिद्दी होते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं ऑथर कि लेकिन हम भी नहीं हार मानते थे, गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम या तो किसी बेंच पर चढ़ जाया करते थे या पैरापेट मतलब एक तरीके से रेलिंग पर चढ़ जाया करते थे। एंड पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, एंड पीप इनटू दी बास्केट समहाउ, समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, किसी तरीके से हम झांकने की कोशिश किया करते थे कि उस बास्केट में क्या है। आई कैन स्टिल रिकॉल दी टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं आज भी याद कर सकता हूँ, रिकॉल कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ कि वो सुंदर सी खुशबू जो उस टोकरी में से, जो उस ब्रेड्स में से आया करती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कि वो जो लोव्स थे वो हुआ करते थे बड़ों के लिए, और जो वो बैंगल्स हुआ करती थी मतलब वो जो स्वीट फ्रूट केक की तरह हुआ करती थी वो बच्चों के लिए हुआ करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और उस वक्त उसके बाद हमें ये भी नहीं परवाह होती थी कि हमने अपने दांत नहीं साफ किए हैं या मुंह नहीं धोया है। एंड वाई शुड वी, और हम इस बात की चिंता करें भी क्यों, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर दी टूथब्रश, जैसे दातुन करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये बात बता रखी है क्योंकि उस जमाने में भी ये टूथपेस्ट एंड ऑल दैट तो एग्जिस्ट नहीं करते थे इतने। तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है कि कौन मैंगो लीफ मतलब आम का पत्ता या टहनी जो है वो तोड़ेगा और फिर ब्रश करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये थोड़ी सी ह्यूमरस लाइन आपको यहाँ बता रखी है कि हम ऐसा करे भी क्यों, इसकी जरूरत भी क्या थी। दी टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अब यहाँ पर अपने आप को ऑथर टाइगर से कंपेयर कर कर कह रहे हैं, मतलब जैसे छोटे बच्चे कहते होते ना कि हम छोटे बच्चों को कहते होते ना कि तुम तो शेर दिल हो या तुम तो शेर हो, तो यहाँ पर वो ये इस बात की जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वो कौन सा टाइगर्स कभी ब्रश करते हैं, तो इसलिए हम भी नहीं किया करते थे। हॉट टी could wash and clean up everything so nicely after all, क्योंकि जो वो ब्रेड्स के साथ गरम गरम चाय पी जाएगी तो वो गरम चाय अपने आप मुंह जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ कर देगी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. This is very very important paragraph, मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर जिक्र है कि कौन से ओकेजन के लिए कौन सी टाइप ऑफ ब्रेड ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, मतलब ज्यादा फेमस हुआ करती थी एक तरीके से। तो मैरिज में गिफ्ट्स के तौर पर, मतलब मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस हुआ करते थे अगर स्वीट ब्रेड, जिसे उस वक्त बोल कहा जाता था, वो ना दिया जाता हो तो। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, मतलब किसी पार्टी या किसी ओकेजन में लूजेज इट्स चार्म, मतलब वो ओकेजन अपना चार्म खो देते थे अगर उसमें कोई ब्रेड ना हो तो। विदाउट ब्रेड, जैसे हम आजकल कहते होते हैं ना कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी ओकेजन हो तो केक कटिंग सेरेमनी जरूर होनी चाहिए। तो केक बेसिकली क्या है, वो उसमें बेसिकली पहले ब्रेड ही तैयार की जाती होती है ना, फिर ही उसके बाद आइसिंग की जाती है, वो क्रीम एंड ऑल दैट लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स में स्वीट ब्रेड बोल का होना जरूरी होता था उस वक्त,
और बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी पार्टी या किसी भी ओकेजन में उसकी चकाचौंध को और बढ़ाने के लिए ब्रेड जरूरी हुआ करती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो अब इससे ज्यादा और क्या बताया जाए या क्या शो किया जाए कि एक बेकर कितना इम्पॉर्टेंट हुआ करता था एक गांव के लिए, एक विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो घर के लेडी हुआ करती थी, मतलब उसके लिए जरूरी होता था, मालकिन के लिए जरूरी होता था कि अपनी बेटी की एंगेजमेंट के तौर की पार्टी पर या एंगेजमेंट के ओकेजन पर, समारोह पर वो सैंडविचेस जरूर प्रिपेयर करे। बिल्कुल इसी तरीके से केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो क्रिसमस या बाकी त्योहारों के लिए केक और बोलिनाज होने जरूरी थे। दस इसलिए द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली असेंशियल। तो सिंपल सी बात कि बेकर की भट्टी जो है, मतलब बेकर जो था वो एसेंशियल था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए वो हमेशा एक बेकर जो है या एक बेकर का काम जो है उसे विलेज में महसूस किया जा सकता था कि कोई ना कोई बेकर जो है वो जरूर मौजूद होना चाहिए। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज दी कबाई। अब देखो, अब आपको यहाँ पर उनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का पहरावा पहनते थे। तो यहाँ पर एक स्पेशल सी पेक्यूलियर सी ड्रेस बताई है जिसे कबाई कहा जाता है, वो बेकर्स पहना करते थे। और वो क्या है, आगे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कबाई क्या है, तो इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू दी नीज। मतलब फ्रॉक की तरह एक सिंगल पीस ऑफ क्लोथ ही था जिसे नीज तक, जिसकी लेंथ कितनी थी, घुटनों तक थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। और उन्होंने अपने बचपन में, मतलब यहाँ पर ऑथर अपने बचपन में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बचपन में देखा था कि बेकर्स जो हैं वो एक तो शर्ट पहनते हैं और साथ में ट्राउजर्स यानी कि पैंट्स पहनते हैं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, मतलब पूरी लंबी नहीं हुआ करती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और जो हाफ पैंट्स मतलब निक्कर होती हैं उनसे बड़ी हुआ करती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, मतलब एक तरीके से जिसे आप कैपरीज कहते हो ना, कि तो आजकल के जमाने में भी अगर हम किसी को इस तरह का पहरावा पहने हुए देखें, मतलब उसने पैंट तो पहनी हुई है लेकिन वो हाफ भी नहीं है और पूरी फुल भी नहीं है, तो उसे क्या कमेंट किया जाता है, ही और शी इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो पेडर किसे कहते हैं वो हमने अभी अभी पढ़ा है इस चैप्टर में। तो उसे पेडर कहकर चिढ़ाया जाता है या उसे पेडर कह के कमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स। बिल्स का मतलब क्या है, देखो वो सेल कर कर जाया करते थे, ब्रेड सेल करते थे। तो नॉर्मली क्या होता था, डेली बेसिस की बजाय एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब महीने के एंड में वो अपने बिल्स इकट्ठे किया करते थे, मतलब जो भी उनसे ब्रेड्स खरीदी गई हैं बाद में आकर वो सारी सेटलमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अब ये अकाउंटिंग किस तरह से की जाती थी इसकी, मतलब लेखा जोखा किस तरह से किया जाता था, मंथली बेसिस पर जो वो बही खाते तैयार होते थे कि किसने कितना खरीदा है या कुछ, तो वो एक दीवार पर पेंसिल से लिख कर रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। तो पुराने दिनों में ये बेकिंग का काम जो है वो काफी ज्यादा मुनाफे वाला, प्रॉफिटेबल समझा जाता था। दी बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे रहना, हंग्री। तो बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं मरा। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स। अब बेकर का जो काम होता है फर्नेंसेस में, वो अकेला थोड़ी ना काम करता है, तो उसके साथ सर्वेंट्स भी काम करते हैं ना। तो ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो हमेशा वो खुश महसूस होते थे, मतलब खुश प्रतीत होते थे।
देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। अब इस बात को प्रूव करने के लिए, मतलब सुखी और समृद्ध दिखते थे, इस बात को प्रूव करने के लिए ओपन टेस्टिमोनी का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब होता है कि एक पब्लिक स्टेटमेंट, जो मतलब ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा तथ्य है जिसे पब्लिकली अनाउंस किया गया है किसी की क्वालिटी या किसी के कैरेक्टर को लेकर। लेकिन यहां पर मैं सिंपल सी भाषा में कहूंगी कि उनकी प्लम्प फिजिक मतलब फैट बॉडी, उनकी जो मोटी अच्छी सी फिजिक थी, मतलब मोटे से जो दिखते थे वो, तो उनका वो मोटापा एक तथ्य था, एक सबूत था इस बात का कि वो खुश हैं और समृद्ध हैं। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance, आज के ज़माने में भी अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका फिजिकल अपीयरेंस जो है, मतलब जो दिखता है जैक फ्रूट की तरह, अनानास की तरह, तो मोटा सा होता है ना, मोटा ताजा सा, तो उसे हम इजीली बेकर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब फिर से जैसे वहां पहरावे के जरिए एक कमेंट, यहाँ पर जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके जरिए आपको बताया गया है कि किसी को बेकर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये था आपका जो चैप्टर, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।